आपके अपने YouTube चैनल वागसाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री विषय में अध्याय 4 तीन वर्ग। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे स्टार्ट करते इस चैप्टर का नाम है आपका तीन वर्ग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनमें तीन वर्गों के बारे में। तो तीन वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपका पादरी वर्ग, दूसरा होगा अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब होता है आपका कौन, जो क्या है धनी लोग होते हैं। ओके, पादरी होते हैं ईसाइयों के जो गुरु होते हैं, उन्हें पादरी कहते हैं। देखिए जैसे अपन हिंदुओं में क्या है, जो अपने भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अपन पंडित कहते हैं। ओके, इसी प्रकार ईसाइयों में जो उनके पंडित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पादरी कहते हैं। ओके, और कृषक हो जाते हैं। ओके, तीसरे वर्ग में आता है कृषक, किसान हो जाते हैं, या इसमें साथ ही आपको सैनिक भी आते हैं। ओके, हम आगे पूरे डिटेल से समझेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट के लिए आपको तैयार कर लेना है, या शॉर्ट में क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि तीन वर्ग कौन कौन से हैं। तो तीन वर्ग आपका पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ओके, और इन्हीं तीनों के बारे में हम क्या है चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तीन वर्ग अध्याय में हम 9वीं और क्या है 16वीं सदी के बीच पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, ओके, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या है रोमन साम्राज्य का पतन पढ़ा था। ओके, उसमें आप देख सकते हैं। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब क्या है पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और है फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जब क्या है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, एक रोमनी साम्राज्य क्या सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय, लेकिन जब क्या रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तब कौन है पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल, ओके, अनेक जर्मन मूल के समूह ने क्या है इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों में क्या है अधिकार कर लिया। ओके, इस समय कोई भी क्या है मजबूत संगठित राजनीतिक बल के नहीं थे, जिस कारण यहाँ आए दिन युद्ध होते थे। मतलब कोई एक मुख्य लीडर नहीं था। ओके, सब छोटे छोटे राजनेता थे, नेता थे। ओके, तो यही क्या है आपस में युद्ध करते रहते थे, इसलिए आए दिन यहाँ युद्ध होते रहते थे। ऐसे में अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए संसाधन जुटाना बहुत ही जरूरी होता था। इस तरह क्या सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण हो गया। ओके, और इसमें अमीर कौन माना जाए? जिसके पास जितनी ज्यादा भूमि होती थी वो उतना अमीर माना जाता था। इसमें अभिजात वर्ग है जो वो क्या सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास सबके पास सबसे ज्यादा भूमि होती थी। ओके, तो और क्या छोटे छोटे किसानों के पास भी बहुत सारी भूमि होती थी। लेकिन समस्या क्या हो गई है कि जब आए दिन युद्ध होते थे, जैसे ये दो पक्ष है इनमें युद्ध हुआ है, तो जो जीत जाता था तो वो क्या है उनके जमीन में कब्जा कर लेता था। ओके, तो इसलिए क्या है जमीन की रक्षा करना क्या है महत्वपूर्ण काम हो गया था। ओके, चौथी सदी में क्या रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धर्म था। यह रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और यूरोप, उत्तरी यूरोप में फैल गया। ओके, चर्च भी यूरोप के एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। मतलब चर्च के जो लोग हैं, चर्च के जो चर्च है पूरा, ये भी क्या भूमि धारक था। मतलब इसके पास भी, चर्च के पास भी बहुत सारी भूमि थी। ओके, और साथ ही क्या है राजनीतिक शक्तियाँ थी। इस अध्याय का केंद्र बिंदु है तीन वर्ग। ओके, तीन वर्ग चैप्टर का नाम है और तीन वर्ग के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं। यह तीन वर्ग है तीन सामाजिक श्रेणियों में बटा था। जिस प्रकार से अपन जब तीन सामाजिक श्रेणियों में बटा था। ओके, ईसाई, पादरी, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो इन तीनों वर्गों में से एक ना एक वर्ग का होगा जरूर। ईसाई हो गया, ईसाई मतलब पादरी। ओके, भूमि धारक मतलब अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ओके, तो अभिजात वर्ग, पादरी और कृषक, ये तीन आपके वर्ग हैं। ओके, इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। मतलब इन्हीं के तीनों के कारण क्या है इन्हीं के तीनों इर्द गिर्द पूरा ये चैप्टर अपने घूमेगा। ओके, देख लेते हैं। समाजवाद शब्द जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। मतलब इसका है फ्यूडिज्म कहते हैं इंग्लिश में समांतवाद को। ओके, तो समांतवाद को जो फ्यूडिज्म कहते हैं, ओके, फ्यूडिज्म, तो ये क्या है फ्यूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। तो यह एक ऐसा समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस की और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में विकसित हुआ। इतिहासकारों ने सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और विविध संबंधों का वर्णन करने के लिए किया है। ओके, सामंतवाद में इसमें क्या है पूरी भूमि से इसमें संबंध रहता है। ओके, यदि हम क्या आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद को देखें तो यह क्या है कृषि उत्पादन को इंगित करता है। मतलब क्या है सामंतवाद में क्या है जिसके पास ज्यादा भूमि वो उतना ज्यादा अमीर। ओके, जो सामंत मतलब लॉर्ड कहा जाता है, जो कृषकों के संबंध में आधारित है। मतलब सामंत और कृषकों में अधिकार है। यहाँ सामंत आप जमींदार से मान सकते हो। जमींदार के पास अपने देखते हैं जमींदार के पास बहुत ज्यादा भूमि होती है। ओके, और कृषक क्या है जमींदारों में की भूमि में खेती करता है और उसके पास भूमि होती है उसमें भी खेती करता है। ओके, तो सामंत को यहाँ आप जो है जमींदार मान के चलिए, लॉर्ड मान के चलिए। लॉर्ड मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। ओके, तो ये हम क्या सामंतवाद में क्या होता है सामंत और कृषकों में संबंध रहेगा। ओके, किसान मतलब कृषक अपने खेतों में तो काम करते ही
थे, साथ ही साथ वे क्या लॉर्ड के खेतों में कार्य करते। लॉर्ड के खेतों में कार्य क्यों करते थे? लॉर्ड मतलब जमींदार। तो जमींदार के पास थोड़ी बहुत भूमि थोड़ी, बहुत सारी भूमि होती थी। इसके पास बहुत सारी भूमि, और एक किसान उसके पास थोड़ी सी भूमि है। ओके, ये किसान है, इसके पास क्या थोड़ी सी भूमि है, तो अपनी खेती तो करेगा ही, साथ ही अब लॉर्ड की इतनी सारी खेती, तो वो तो स्वयं तो इतना सारा कर ना पाएगा। इसलिए वो क्या है, बहुत सारे किसान अपनी क्या है खेती अपनी खेती में लगाया था। ओके, बहुत सारे किसान उसकी खेती करते थे। ओके, इसलिए लिखा हुआ कृषक क्या है, किसान अपने खेतों में काम करते ही थे, साथ ही क्या लॉर्ड के खेतों में भी काम करते थे, मतलब मजदूर के रूप में काम करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा मिलती थी। मतलब क्या है, ये किसान है जो उनकी लॉर्ड के क्या है भूमि पर क्या खेती करते थे। ओके, और जितना मतलब उससे प्रॉफिट होता था वो सबके पास किसी पास जाता, लॉर्ड के पास जाता था। लॉर्ड उसके बदले किसान को क्या देता था, उसके बदले देता था सैनिक सुरक्षा। क्योंकि क्या है, आपको पता भी, हमने से पहले भी मैंने स्लाइड में पढ़ाया था कि क्या है उस समय क्या है आए दिन युद्ध चलते रहते थे, इसलिए क्या है भूमि को बचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। जमींदार तो अपनी भूमि को बचा लेते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, सैनिक थे, जबकि क्या छोटा किसान है वो तो जमीन बचा ही नहीं पाएगा, उसकी जमीन कोई भी हड़प लेगा। इसलिए वो क्या है लॉर्ड की उनकी सहायता करते थे, किसकी, किसान ही करते थे। ओके, मतलब उसके बदले किसान को क्या करना था, लॉर्ड की भूमि पर क्या है खेती करना पड़ता था। ओके, इसके साथ साथ लॉर्ड के किसानों पर क्या है व्यापक न्याय अधिकार भी थे। इसलिए समानतावाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। ओके, अब देख लेंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो ग्लाड कैसे फ्रांस बना, मतलब फ्रांस जो भी हम जानते हैं फ्रांस देश है, उसका फ्रांस देश का पहले नाम था ग्लाड। ओके, तो ग्लाड से उसका नाम फ्रांस कैसे पड़ा इसे हम देख लेते हैं। गॉल प्रांत रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। गॉल प्रांत में पर्वत, श्रेणियां, नदियां, वन और क्या कृषि करने के लिए विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक। ओके, तो ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना लिया। मतलब क्या है, गॉल जो प्रांत है, गॉल में कौन रहते थे, फ्रैंक रहते थे। ओके, तो फ्रैंक ने अपना उसको नाम क्या दे दिया, गॉल का नाम बदल कर रख दिया फ्रांस। ओके, तभी से क्या है उस फ्रांस देश का नाम फ्रांस पड़ गया। ओके, तो 6ठी सदी से इस प्रदेश में फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन था। फ्रांसीसियों के चर्च से के साथ गहरे संबंध थे। पॉप ने राजा शारमेल को पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दी थी। पॉप कौन है, पॉप होते थे जो क्या है पंडित, मतलब मान लीजिए आप जो होते हैं इसमें पादरी। ओके, पादरी से थोड़ा ऊंचा होते हैं जो पॉप होते हैं। ओके, ये एक पंडित की कैटेगरी होती है, मतलब जो चर्च में पूजा करते हैं। ओके, और राजा शारमेल ने पॉप को समर्थन दिया। तो पॉप ने क्या किया, मतलब पॉप उस समय क्या है लीडर माने जाते थे, मतलब चर्च के मैंने देखा चर्च से सबसे ज़्यादा भूमि धारक था। ओके, लीडर था, तो और राजनीतिक सत्ता भी इसी के ऊपर थी। तो उसने पॉप ने कैसे राजा बना दिया, राजा को कैसे बना दिया, शारलेमेन को बना दिया। ओके, तो शारलेमेन ने उसके बदले क्या किया, पॉप को समर्थन किया। ओके, जिससे इन दोनों के संबंध अधिक मजबूत हो गए, मतलब राजा और क्या है चर्च में अधिक संबंध मजबूत हो गए। हम दोस्तों पढ़ेंगे पहला वर्ग है जो अपना पादरी वर्ग, उसके बारे में। ओके, पादरी मतलब होते हैं जो ईसाई धर्म के गुरु होते हैं या ईसाई धर्म के पंडित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पादरी। ओके, तो उनके बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा को मानते थे कि हर व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होगा। मतलब जितने भी व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का होगा, या पादरी वर्ग का होगा, या फिर वो अभिजात वर्ग का होगा, या सैनिक या कृषक वर्ग का, तीसरे वर्ग का होगा। ओके, इसमें एक बिशप ने भी कहा है, बिशप कौन है, बिशप होते हैं पादरी से भी ऊंचे होते हैं। ओके, तो वो बिशप ने भी कहा है कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। मतलब जो प्रार्थना करते हैं, मतलब जो कुछ पादरी होते हैं, कुछ दूसरे लड़ते हैं, मतलब क्या लड़ते हैं, अभिजात वर्ग के जो सैनिक होते हैं अभिजात वर्ग हो जाता है, शेष अन्य कार्य करते हैं, मतलब किसान हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह का समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग में बटा था, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ओके, कैथोलिक चर्च ने अपने नियम होते थे। जो कैथोलिक चर्च है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चर्च है। ओके, और बहुत बड़ी, आप इसे इंटरनेट में आप सर्च करिएगा तो आपको कैथोलिक चर्च मिल जाएगी। ओके, चर्च को क्या है राजा ने जमीन दे रखी थी, इस भूमि से कर इकट्ठा कर सकते थे, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। मतलब चर्च हो गया और एक राजा हो गया। ओके, राजा ने क्या किया, डायरेक्ट 12 पैसे नहीं देता था चर्च को। ओके, चर्च को क्या 12 पैसे ना देकर उसने क्या है भूमि एक साथ इकट्ठी दे दी। ओके, तो अब चर्च को पैसे कहाँ से लेता था, भूमि क्या है लोगों को दे दिया करते था। ओके, लेकिन उसके बदले टैक्स लिया करता था, जो टैक्स से कमाई होती थी उसी से क्या पूरा चर्च चलता था। ओके, इसलिए क्या है जो चर्च है वो क्या राजा पर निर्भर नहीं था। ओके, तो पश्चिम चर्च के अध्यक्ष क्या है, पॉप थे। ओके, पॉप कहलाते थे जो पश्चिम चर्च के अध्यक्ष थे। ओके, जो क्या है रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों के द्वारा होता था। मतलब एक कैटेगरी है, पादरी, बिशप, ये सब क्या है पंडित है, पादरी की कैटेगरी। ओके,
अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए आते थे। ओके, चर्च मंदिर समझ लीजिए आप। ओके, जो ईसाइयों का मंदिर होता है उसे चर्च कहते हैं। वहाँ क्या प्रत्येक रविवार को, जैसे अपन क्या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, ओके, पूजा करने के लिए, इसलिए अपने के लिए मंगलवार विशेष मान लीजिए। ओके, तो इसी प्रकार उनके लिए क्या है रविवार विशेष था ईसाइयों के लिए। तो रविवार को जाते थे अधिकतम लोग क्या चर्च में, और क्या है धर्मोपदेश सुनते थे, सामूहिक प्रार्थना करते थे। ओके, हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था, इसके शर्त कि इसमें हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। ओके, इसके कुछ नियम थे पादरी बनने के लिए। यदि कोई पुरुष पादरी बनना चाहता है तो उसे शादी नहीं कर सकता था। ओके, धर्म क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशप क्या है, जो पंडित कैटेगरी थी बिशप एक प्रकार से। ओके, मतलब पादरी की कैटेगरी थी, लेकिन वो अभिजात के समान माने जाते। क्यों? क्योंकि बिशप क्या सबसे अमीर था, अभिजात से भी अमीर था, उसके पास बहुत सारी भूमि होती थी, इसलिए उसके अभिजात की तुलना की जाती थी उसकी। बिशपों के पास क्या है, पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीर होती थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे तीत कहते थे। ओके, चर्च को क्या है एक वर्ष के अंतराल कृषक से, मतलब चर्च क्या है किसानों से भी टैक्स ले सकता था अपनी इच्छा अनुसार। ओके, और कौन सा कितना हिस्सा लेता, 10वां हिस्सा लेता था। ओके, मतलब 100 रुपये कमाए तो उसे 10 रुपये चाहिए चर्च को, इस प्रकार से। ओके, तो इसे कहते हैं तीत कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि तीत किसे कहते हैं। ओके, आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है तीत किसे कहते हैं। इस प्रकार से 4-5 शब्द आएंगे चैप्टर में, सभी आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में या शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चर्च की औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीन की नकल थी। मतलब क्या है, जो सामंती कुलीन मतलब क्या है, जो अमीर परिवार लोग थे। अमीर परिवार लोग में एक प्रथा थी, जैसे मैं बताऊं, जैसे आप आगे प्रथा पढ़ेंगे कि प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी का शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों को नकल करना। मतलब क्या है, जो मतलब नीचे मतलब नाइट मतलब होते, नाइट का मतलब क्या होता है सैनिक, सैनिक को कहते हैं नाइट यहाँ। ओके, जब भी नाइट शब्द आए तो आपके मन में क्या आना चाहिए, सैनिक आना चाहिए। ओके, तो सैनिक को क्या है नाइट कहते थे। तो जो क्या है लॉर्ड होता है, तो सैनिक क्या है अपने लॉर्ड को क्या है झुक कर प्रणाम करता था। ओके, झुक कर पूरे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता था। तो ये किसमें ये प्रथा चलती थी, सामंत कुलीन लोगों में चलती थी। तो यही नकल किसने कर ली, चर्च वाले लोगों ने। चर्च वाले कहते हैं कि आप क्या है झुक कर हमें प्रणाम करो। ओके, तो इस प्रकार ईश्वर के लिए क्या है लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया ने अपना लिया। मतलब जो अमीर परिवार के ओके जो सामंती कुलीन लोगों की रीति रिवाज थे वो कौन अपनाने लगा, चर्च अपनाने लगा धीरे धीरे। ओके, अब दूसरा हम वर्ग पढ़ेंगे अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब धनी परिवार, ओके, धनी कुलीन वर्ग। ओके, तो पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा है, लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होने का कारण है उनका भूमि पर नियंत्रण। यह वेस्लेस नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ है। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जैसे क्या है वेस्लेस कहते थे। यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों जिसमें फ्रैंक लोग भी थे में समान रूप से विद्यमान थी। तो इसमें क्या है, जो इसमें क्या अभिजात वर्ग है वो क्या है धनी परिवार होता है, धनी कुल परिवार होता था। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तीनों वर्ग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस के पास सबसे ज़्यादा क्या है भूमि पर नियंत्रण होता था। ओके, भूमि पर नियंत्रण मतलब सबसे ज़्यादा पैसा रुतबा होता था, इसलिए क्या है महत्वपूर्ण वर्ग है। ओके, तो इस और साथ ही यहाँ क्या है, जो क्या है वेस्लेस फ्रांस के शासकों के लोगों से एक जुड़ाव था। ओके, वो किसके कारण था, वो वेस्लेस के कारण था, ये आपको याद रखना, वेस्लेस के कारण था। ओके, ये बात आपको लाइन याद रखनी है इसमें। आगे बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग यह दोनों ही क्या है राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक क्या है भूस्वामियों के अधीन होते थे। मतलब क्या है, पहले यहाँ राजा होगा, राजा के अंडर में कौन होगा, अभिजात वर्ग होगा या भूमि स्वामी होंगे। ओके, और फिर अभिजात वर्ग के अंडर में कौन होगा, कृषक होंगे या किसान होंगे। ओके, अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। किस प्रकार से वचनबद्ध होते थे कि स्वामी मानता था और कभी स्वामी को आवश्यकता पड़ती है, राजा को कभी आवश्यकता पड़ती है तो अभिजात वर्ग से क्या है सैनिक या धन का सहायता ले लेता है। ओके, लॉर्ड दास की रक्षा करता था और अपने बदले में उसके प्रति क्या है निष्ठावान रहना पड़ता था। मतलब लॉर्ड के अंदर जितने भी लोग काम करते थे, मतलब जो दास थे वो क्या है उनकी क्या है रक्षा करता था, दासों की सुरक्षा करता था। ओके, उनका भरण पोषण करता था, लेकिन दास को उसके बदले क्या रहना पड़ता था, निष्ठावान होना पड़ता था। ओके, इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शब्दों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में वाइवल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रति
प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि दास को मालिक के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई जाती। जब भी क्या है, आपने देखा है मुख्यमंत्री बनते हैं कोई भी, या प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं देश के प्रति निष्ठावान रहूंगा, संविधान के नियमों का पालन करूंगा। इसी प्रकार जब भी क्या है, दास क्या है, इनके लॉर्ड के प्रति क्या है, वफादार की क्या है, शपथ लिया करता था, जिसमें क्या है मालिक एक पत्र में साइन करवा लेता था। इस प्रकार से अभिजात वर्ग की समाज में एक विशेष हैसियत होती थी। उनका अपनी संपदा पर क्या है, स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, यहाँ तक कि वे अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते। मतलब इतनी अभिजात वर्ग की, अभिजात समाज की इतनी शक्ति थी कि वो क्या है, पूरा उनका क्या है, संपदा पर उनका पूरा नियंत्रण होता था। सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते थे, सैनिक भी बढ़ा सकते थे, अपनी स्वयं न्यायालय भी खोल सकते थे, अपनी स्वयं की मुद्रा भी चला सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के क्या है, मालिक थे। ओके, वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चारागाह, उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर क्या है, मेनर कहलाता था। मेनर किसे कहते थे, जो लॉर्ड के अभिजात वर्ग का जो क्या है घर होता था, उन्हें मेनर कहा जाता था। ओके, लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों के द्वारा जोती जाती थी। इनको जरूरत पड़ने पर क्या है, युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ क्या है, अपने खेतों में भी काम करना पड़ता था। मतलब क्या है, ये हो जाता आपके लॉर्ड के अंडर में होते थे किसान। ओके, तो किसान के अपनी भूमि पर भी खेती करता था, क्योंकि छोटी भूमि था तो कुछ समय में 1-2 घंटे वाले दिन में समय निकाल लिया अपनी खेती के लिए। बाकी समय किसके लिए देता था, अभिजात वर्ग की खेती को करता था। ओके, मतलब लॉर्ड की भूमि को खेती करता था। साथ ही क्या है, और इसके बाद ही क्या है, अगर मान लीजिए समय बचता है तो ये युद्ध में भी उनकी सहायता करते थे। लॉर्ड को अगर सैनिक चाहिए हैं तो क्या है, किसान सैनिक भी बन जाते थे। इसलिए तीसरा वर्ग है अपना, वो कृषक भी कहते हैं अपन, और सैनिक भी कह देते हैं। ओके, क्योंकि कृषक ही क्या है, सैनिक के रूप में काम करते थे। ओके, लॉर्ड के पास अपना मैनर भवन होता था। ओके, मतलब लॉर्ड के जो भवन है मैनर कहा जाता था, मैं पहले बता चुका हूँ। वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कई लॉर्ड तो अनेकों गांव के मालिक होते थे। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार हो सकते थे। रोजाना के उपभोग में काम आने वाली सभी वस्तुएं जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों से उगाए जाते थे। लोहार बढ़ई लॉर्ड के औजार की देखभाल करते थे, हथियारों की मरम्मत करते थे। मतलब लॉर्ड इतना बड़ा था कि उसके अंदर में कम से कम 50 से 60 गांव थे। ओके, 50 से 60 परिवार भी थे, मतलब 4 से 5 गांव भी हो सकते थे। ओके, सब हर प्रकार के इसमें लॉर्ड थे। उसके पास क्या है, 40 से 50 परिवार अंडर में है, तो किसी के 100 परिवार अंडर में है। ओके, इस प्रकार से तो लॉर्ड क्या करता था, लॉर्ड अपने जागीर में क्या है, सब कुछ वहीं होता था। अनाज खेती भी वहीं होती थी, लोहार भी वहीं उसी अंडर में काम करते थे। बढ़ई जिस बढ़ई के काम करता था उसके लोहार के काम करता, औजारों की देखभाल करता था, किसके, लॉर्ड के। साथ ही हथियारों की मरम्मत करता। राजमिस्त्री भी होते थे, जो क्या है, इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र बनाती थी, और बच्चे क्या है, लॉर्ड की मदिरा संपीड़न में कार्य करते थे। मतलब मदिरा के रूम में, मदिरा के उद्योग था, उसमें भी कार्य करते थे। ओके, जो इनके सैनिकों के, कृषकों के बच्चे होते थे। जागीरों में बड़े और घने जंगल होते थे, जहां लॉर्ड शिकार किया करते थे। यहाँ चारागाह होते थे, जहाँ उनके पशु क्या है, पशु और क्या है, घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। 13वीं सदी में कुछ दुर्ग बड़ा बनाया जाने लगा, और यहाँ नाइट के परिवार का निवास स्थान बना दिया। नाइट मतलब सैनिकों के परिवार का निवास स्थान बना दिया, कि जिससे दुर्ग की रक्षा हो। गए इंग्लैंड में नॉर्मन, इसी पूरा इसमें धीरे धीरे प्रक्रिया राजा की ओर बढ़ी। पहले समय में ये फिक्सन नहीं था कि कौन राजा बनेगा, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से राजा अपने के ये सिस्टम आया, वो इसी के कारण उसमें दिखाया जा रहा है, इसी प्रक्रिया के कारण। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्तियों के केंद्रों के रूप में हुआ करता था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर से स्रोत से प्राप्त करने पड़ते थे। मतलब मैनर हो जाता है, लॉर्ड हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे। मतलब अधिकतम आत्मनिर्भर थे, क्योंकि सब कुछ वहाँ उगा लेते, अनाज भी हो जाता है, लोहे की वस्तुएं भी, बड़े भी उनके अंडर में काम करता था, मदिरा भी हो जाती थी। लेकिन क्या है, कई ऐसी चीज़ें थी जो क्या है जागीर में नहीं मिल पाती थी, बाहर से मंगानी पड़ती। मतलब कीमती वस्तुएं, जो धातु के बर्तन हो जाते हैं, चक्की का पाट, नमक, ये सब क्या है उनकी जागीर में नहीं हो पाता था, इसलिए ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे, वो महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र, आभूषण खरीदना चाहते थे, जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो क्या है बाहर से मंगाते थे। ऐसी चीज़ों को उन्हें क्या है दूसरे स्थान से प्राप्त करना पड़ता था। यूरोप में 9वीं सदी से ज़्यादातर स्थानीय युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों के लिए कृषक सैनिक काफ़ी नहीं थे।
इसलिए क्या है, कुशल अस्त्र सेना की जरूरत पड़ी। मतलब क्या है, जब भी युद्ध करना पड़ता था लॉर्ड को, तो उसे क्या है सैनिकों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास कुछ ही सैनिक थे, ज़्यादा सैनिक नहीं थे। लेकिन क्या है, युद्ध लड़ने के लिए काफ़ी सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए क्या, कृषक को भी सैनिक बना दिया जाता था। मतलब कृषक भी क्या है, सेना में भाग लेते थे। फिर भी क्या है, कमी पड़ती थी सैनिकों की, इसलिए क्या है, कुशल अश्व सेना भी बनाई गई, मतलब घोड़ों वाली सेना भी बनाई गई। कुशल अश्व सेना की जरूरत ने ही एक नया वर्ग बनाया, जिसे कहते हैं नाइट कहलाता है। ओके, नाइट मतलब सैनिक वर्ग कहलाता है। ओके, वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से था। मतलब राजा से अंडर में कौन था, लॉर्ड था, और लॉर्ड के अंदर में कौन था, सैनिक था। ओके, मतलब क्या है, जब भी सहायता आवश्यकता पड़ती थी राजा को सैनिकी की, तो किससे मंगाता था, सैनिक लॉर्ड से मंगाता, और लॉर्ड को आवश्यकता पड़ती थी वो अब नाइट से सहायता मंगाता था। ओके, लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि, एक भाग जिसे फीप कहा जाता है दिया, और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। मतलब लॉर्ड क्या करता था, नाइट को क्या भूमि दे देता था, और उसके बदले में क्या करता था, उससे वचन लेता था कि जब भी क्या है लॉर्ड को सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो नाइट उसकी सहायता करेगा। बदले में लॉर्ड नाइट को क्या दिया करता था, उसे भूमि दे दिया करता था, उसके जिसमें अच्छा उसका परिवार भरण पोषण उसके हो सके। ओके, फीप को क्या उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। देखिए फीप क्या कहलाता है, जिस प्रकार सभी तीत आया था शब्द, इस प्रकार से अब आया है फीप। ओके, तो फीप क्या है, इसे देख लीजिए। तो एक नाइट को जो भूमि एक भाग में दी जाती है उसे फीप कहा जाता था। मतलब जो लॉर्ड नाइट को जो भूमि देता था उसे क्या कहते हैं, फीप कहा जा सकता है। इन शब्दों को अच्छे से तैयार रखना है, आज से पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्ट में रूम में। ओके, तो फीप को क्या है, को उत्तराधिकार को पाया जाता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक हो सकती है, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की मदिरा संपीड़न के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था की जाती है। मतलब फीप को क्या सभी, मतलब नाइट को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती थी। मतलब घर भी दिया जाता था, ज़मीन भी दी जाती थी, साथ ही कुछ लोग दिए जाते थे उसकी सहायता के लिए। ओके, उसके सहयोग के लिए, साथ ही वहाँ इसके लिए स्पेशल चर्च थी। ये सभी सुविधाएं दी जाती थी किसको, नाइट को। ओके, नाइट और एक होता था, मतलब 1000 से 2000 एकड़ में एक नाइट होता था। ओके, सामंती मैनर की तहत फीप की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। युद्ध में भी उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। नाइट क्या कहता था, इस राजा मतलब लॉर्ड नाइट को इतना सब कुछ दे रहा है, मतलब सब कुछ उससे दे रहा है, तो नाइट उसके बदले क्या करता था, नाइट एक निश्चित रकम देता था, कुछ पैसे देता था। ओके, साल भर में मतलब कुछ निश्चित पैसे देता था। साथ ही क्या युद्ध का वचन देता था कि मतलब लॉर्ड को जब भी युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी सैनिकों की, तो नाइट सबकी सहायता करेगा। ओके, अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाढ़ बनाने, घेराबंदी करने, पुतलों से रण कौशल करने और अपने बचाव में अभ्यास करने में निकाल देते। मतलब अब नाइट क्या करते हैं, उनका काम ही है युद्ध करना, तो इसलिए वो क्या अपना पूरा समय किस में देते थे, घेराबंदी, पुतलों से रण कौशल करने में, मतलब युद्ध का अभ्यास करने में। ओके, नाइट अपनी सेवाएं दूसरे लॉर्ड को भी दे सकते थे, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड से होती थी। मतलब लॉर्ड नाइट अगर चाहे उसके पास समय है तो दूसरा लॉर्ड है उसको भी अपनी सैनिक सहायता दे सकता था, लेकिन वो वचनबद्ध क्या है, निष्ठावान किसके लिए रहेगा, जो पहला लॉर्ड है, उसके प्रति निष्ठावान रहेगा। ओके, 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट की वीरता की कहानियां गीत के रूप में सुनाते हुए घूमते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः आपकी क्या है काल्पनिक होती थी। मतलब 12वीं शताब्दी में क्या है वो कुछ गायक जो क्या है फ्रांस के मैनरों और वीरों और नाइट की जो वीरता है उनकी कहानियाँ को क्या है सुनाते हुए घूमते फिरते थे सड़कों में। ओके, अब वो कहानियाँ होती थी वो ऐतिहासिक हो सकती, मतलब सच्ची घटना हो सकती है इतिहास की, या कैसे काल्पनिक भी हो सकती थी। ओके, उस काल में जब क्या है बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वे क्या है उनकी पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं थी, तो ये क्या है घुमक्कर चारण बहुत प्रसिद्ध हुए। मतलब उस समय के लोग जो पढ़ नहीं पाते थे, तो सुन तो समझ तो पाते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए क्या है घुमक्कर चारण थे। चारण मतलब जो गाकर सुनाने वाला, तो वो ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि लोग क्या सुनकर समझ लेते थे, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुए। आप देख लेते हैं हम भिक्षु के बारे में। ओके, भिक्षु से भी थोड़ा संबंध दिया हुआ है। तो चर्च के अलावा क्या है कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। मतलब चर्च के अलावा जो पादरी होते थे उनके अलावा भी क्या है एक दूसरी संस्था थी। ओके, जो श्रद्धालु थे। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। पादरी ठीक ठाक तरीके से रहते थे। ओके, लेकिन कुछ पादरियों के विपरीत थे। ओके, जो क्या है लोगों को अच्छे उपदेश देते रहते थे और क्या है एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें क्या एवी कहा जाता था, या क्या है मिनिस्ट्री कहा जाता था। मठ कहते थे जो क्या है अधिकतर मनुष्यों की आम आदमी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ, एक मठ था 539 में इटली में स्थापित सेंट वेनेडिक्ट। ओके, और दूसरा मठ था 910 में
वरगंडी में स्थापित क्लूनी, ये दो है मठ आए हैं। तो दोनों मठ के आपको नाम ध्यान रखना होगा। बिच्छू अपना सारा जीवन और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि करने में लगाने में, व्रत करने में, ये सब में समय लगा देते थे। ओके, पादरी कार्य के लिए विपरीत बिच्छू के जीवन में पुरुष और क्या है स्त्री, यहाँ स्त्री हो जाएगा, स्त्री दोनों ही क्या अपना सकते हैं। मतलब पादरी कौन होते थे? पुरुष होते थे। लेकिन इस बिच्छू की जो होते थे वो क्या है पुरुष स्त्री दोनों हो सकते थे। ऐसे क्या है पुरुष को मॉक कहा जाता था और स्त्रियों को क्या है नन कहते थे। पुरुषों का पुरुष जो साधु होते थे उन्हें मॉक कहा जाता है, स्त्रियों को क्या है नन कहा जाता है, स्त्री साधु को। किस मतलब एवो है यहाँ। ओके, को छोड़कर ज़्यादातर एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आवे थे। आवे मतलब जहाँ इनका समूह रहता था। ओके, समूह में रहते थे ये। ओके, तो ये पुरुष स्त्री अलग रहते, पुरुष अलग रहते, स्त्री अलग रहते। ओके, पादरियों की तरह बिच्छू और बिच्छुओं भी विवाह नहीं कर सकते थे। ओके, 13वीं सदी में बिच्छुओं के कुछ समूह जिन्हें क्या है फ्रायर कहते हैं, उन्होंने एक मठ में न रहने का निर्णय लिया। अब पहले क्या है बिच्छू ने निर्णय लिया कि वो मठ बना कर लेंगे। मठ मतलब एक समूह में रहेंगे। ओके, फिर इसके बाद कुछ ऐसे बिच्छू है जिन्होंने कहा कि हम मठ में नहीं रहेंगे, मतलब समूह में नहीं रहेंगे, हम क्या है अलग अलग जगह घूम कर क्या है लोगों को ज्ञान देंगे। मतलब अलग अलग जगह घूम कर मतलब लोगों को ज्ञान देंगे। जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फ्रायर कहते थे। तो अपन आपको ये सब जो शब्द आ रहे हैं अच्छे से तैयार कर लेने, अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। तीत किसे कहते हैं, फ्रायर किसे कहते हैं, फीप किसे कहते हैं, ये भी शब्द आए थे। ओके, वे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान में अपनी क्या है दान से अपनी जीविका चलाते थे। ओके, फायर क्या करते थे, घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। और क्या है जो भिक्षा में उन्हें मिलता था उसी से क्या अपना जीवन यापन करते थे। अब हम पढ़ेंगे चर्च और समाज। यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, लेकिन क्या है अभी भी क्या है कुछ हद तक क्या है चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वास को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी में क्या क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ईसा मसीह के जन्मदिन एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। ओके, पहले जो रोमन वासी थे, ओके, रोमन साम्राज्य जब था तो वहाँ अलग त्यौहार थे, लेकिन धीरे धीरे जब रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया तो उसके क्या त्यौहार भी नष्ट हो गए। इसलिए रोमन साम्राज्य के जो जितने लोग बचे हैं उन्होंने क्या है फिर जो ईसाइयों के धर्म को अपनाने लगे, मतलब ईसाइयों की जो त्यौहार तो उन्हें अपनाने लगे। तो आपने पता है 25 दिसंबर को है ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में, तो उसे मनाने लगे हुए। ईस्टर ईसा में क्या है सूलारोपण और क्या है उनके पुनर्जीवन जीवित होने का प्रतीक माना जाता है। सूलारोपण आपने इस प्रकार देखा होगा, जो क्या है जो उनके ईसा मसीह थे वो सूली पर चढ़ गए थे। ओके, तो उसको क्या है प्रतीक के रूप में माना जाए। आपने कई किस्तियों को देखा इस प्रकार से क्या है पहने लेते हैं अपने गले में। ओके, प्रतीक के रूप में मानते हैं भगवान के। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों में छुट्टियों में क्या स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। मतलब क्या है इस समय सभी कृषकों को जो भी काम करते थे सभी को छुट्टियां मिलती हैं। किस समय? 25 दिसंबर के समय, क्रिसमस के दिनों के। इसमें ये क्या है पवित्र स्थानों पर जाते थे। कुछ लोग क्या है वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु कुछ समानता लोग इसमें अधिकतम समय मौज मस्ती और दावतों में बिताते थे। मतलब ये समय की छुट्टी क्यों दी जाती थी कि क्या अपनी प्रार्थना के लिए दिया जाता। लेकिन इसमें अधिकतम लोग क्या है मौज मस्ती करते थे, दावतें करते थे। ओके, तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत से लोग क्या है शहीदों की समाधियों और क्या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं में जाते थे, ये छुट्टियों में जाते थे, ये सब बताया गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे तीसरा वर्ग किसान वर्ग। ओके, पहला वर्ग हमने पढ़ चुके हैं कौन सा? पादरी वर्ग। दूसरा वर्ग हमने अभी तक पढ़ रहे थे अभिजात वर्ग। ओके, अब तीसरा वर्ग है जो आपका किसान वर्ग, इसे पढ़ेंगे। किसान दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं, एक बंधक। ओके, तो हम डिटेल से देख लेते हैं इसे भी। किसान वर्ग क्या है? तीसरा वर्ग था। ओके, यह एक विशाल समूह था जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करता था। कृषक दो प्रकार के, एक स्वतंत्र किसान, एक दास किसान। ओके, दास किसान थे। तो अगर आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, और इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए सभी के आप क्या नोट्स चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या है गूगल पर जाना है, सर्च करना nuagasareclasses.com, वेबसाइट आएगी, वहाँ से आप क्या है क्लास 11th आप हिस्ट्री के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पॉलिटिकल के भी प्राप्त कर सकते हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, देख लेते हैं आगे। तो कृषक दो प्रकार से, एक स्वतंत्र किसान, एक दास किसान। ओके, पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम क्या है 40 दिन क्या है कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिनों का निश्चय करना पड़ता था। मतलब मंथली में फिक्स करना पड़ता था कि वो क्या है 3 हफ्ते क्या है अपनी लॉर्ड की ज़मीन में जाकर उनकी खेती करेंगे। इस श्रम से होने वाले उत्पादन में श्रम अधिवेश कहते थे, जिससे क्या है लॉर्ड के पास जाता था। मतलब जो भी कमाई होती थी वो तो लॉर्ड की ज़मीन है तो लॉर्ड के पास जाएगा ही। ओके, इसके अलावा उसमें उनसे अन्य कार्य भी कराए जाते थे, जैसे उनसे गड्ढा खुदवाना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करवाना, बाड़ बनवाना, सड़कें व क्या है इमारतों की मरम्मत कराने की उम्मीद की जाती थी। और उनके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती, कुछ मजदूरी नहीं मिलती थी। ओके, खेतों में क्या है मतलब एक बार से उन्हें बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। ओके, मतलब स्थिति खराब थी, ज़्यादा सही नहीं थी। ओके,
खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चे को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे। मतलब क्या है, पुरुषों को भी काम करना पड़ता था किसान के रूप में, साथ ही उनके स्त्री बच्चे भी काम करते थे, सूत काटते थे, कपड़ा बनाते थे, मोमबत्ती बनाते थे। लौड़ के उपयोग हेतु क्या है, अंगूर से रस से निकाल कर उसकी मदिरा बनाई जाती थी। ओके, साथ ही इसके साथ ही क्या है, एक प्रत्यक्ष कर टैली कर भी लिया जाता था, जिसे राजा कृषकों को कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग में यह कर से मुक्त थे। मतलब पादरी और अभिजात वर्ग को यह कर नहीं देना पड़ता, ये इससे मुक्त थे। ओके, तो इसमें बताया जाता है कि राजा क्या है, कभी कभी क्या कृषकों पर टैली करके लगाया, एक कर लगाया करता, टैली और इच्छा अनुसार, जरूर नहीं फिक्स नहीं करता, तो अपनी इच्छा अनुसार जब उसे मन पड़ा तब लगा देता था। ओके, लेकिन ये किस में लगता था, केवल क्या है, कृषकों में लगता था। पादरी और अभिजात वर्ग जो ऊंचे वर्ग उन्हें नहीं देना पड़ता था, क्योंकि जबकि इन्हीं से लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा होता था। लेकिन जब इनसे न लेकर किससे लिया जाता, गरीब किसानों से लिया जाता था। ओके, इसके आगे हम देख लेते, कृषि दास अपने गुजारे के लिए लॉर्ड की भूमि पर कृषि करते थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी क्या है, लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल क्या है, लॉर्ड के स्वामित्व थी। मतलब उन्हीं भूमि पर उन्हें खेती करनी है जो क्या है, लॉर्ड के अधीन है। इसके लिए उन्हें क्या है, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये क्या है, लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। मतलब जागीर भी नहीं छोड़ सकते लॉर्ड की आज्ञा के बिना। साथ ही कृषि दासों में क्या केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पी सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे, उनके मदिरा संपीड़न में मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड भी यह तय करता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या कृषि दास की पसंद को अपना आशीर्वाद दे सकता है। मतलब ये दास किसान की बात हो रही है। ओके, दो प्रकार के किसान की मैंने आपको बताया कि पढ़ेंगे, एक स्वतंत्र किसान, एक दास किसान। स्वतंत्र किसान मतलब क्या है, किसान कौन था, जिससे अपन केवल अपनी भूमि में खेती करनी है। दूसरा किसान कौन था, जो पूरी तरीके से लॉर्ड पर निर्भर था। ओके, मतलब सब जो कुछ भी काम करना है लॉर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी, और दूसरे लॉर्ड के कुछ काम नहीं कर सकता, ना बाहर जाकर काम कर सकता था। लॉर्ड की ही सब, मतलब जैसे कुछ भी काम करना है लॉर्ड की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था। साथ ही अगर उसे चक्की आटा पीसना है तो लॉर्ड की चक्की में पीसेगा, रोटी बनाना तो लॉर्ड की तंदूर में बनाएगा, मदिरा बनानी तो लॉर्ड के मदिरा संपीड़न में बनाएगा। ओके, साथ ही अगर उसे शादी भी करनी है तो किसकी अनुमति लेगा, लॉर्ड की अनुमति लेगा। और उसे मान लीजिए किसी पसंद आ गई कृषि दास को कोई, ओके, शादी करने के लिए कोई पसंद आ गया है, तो भी वो शादी नहीं कर सकता, उससे पहले किसका अनुमति लेनी पड़ती, लॉर्ड की। और लॉर्ड ने अनुमति दी तभी वो शादी कर सकता था, नहीं तो वो शादी नहीं कर सकता था। ये कंडीशन थी, मतलब पूरी तरीके से उसके गुलाम थे। ओके, अब देख लेते इंग्लैंड के बारे में जान लेते थोड़ा सा। सामंतवाद का विकास क्या है, इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6वीं सदी में मध्य यूरोप में एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए थे। मतलब ये दो लोग थे जो एंजल और सैक्सन, ये क्या इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम क्या है, एंजल लैंड का रूपांतरण था। मतलब पहले इंग्लैंड को देश का नाम क्या था, एंजल लैंड था। जैसे फ्रांस का पहले क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फ्रांस का नाम था पहले, वो आपको बताना। ओके, तो इंग्लैंड का पहले नाम था एंजल लैंड, उसके बाद में नाम पड़ गया इंग्लैंड। ओके, तो 11वीं सदी में क्या है, नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस प्रकार से दो थे बीच में इंग्लिश। अगर आप मैप में देखेंगे तो इंग्लिश चैनल कहाँ है, बीच में है। ओके, तो इस एरिया के जाकर इस एरिया को हरा दिया, ये आपको दिया हुआ। ओके, तो इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार उन्नत होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। ओके, विलियम प्रथम ने भूमि पर नपवाई और क्या है, उनके नक्शे बनवाए, उसे अपने साथ 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। अब सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले का हम पढ़ेंगे कि इनके जो इंग्लैंड साम्राज्य में आपके सामाजिक आर्थिक संबंध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से थे। पहले पर्यावरण था, फिर भूमि का उपयोग था, और नई कृषि औद्योगिकी। इसे डिटेल से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण के बारे में। ओके, तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप तक का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए क्या है, उपलब्ध भूमि सीमित थी। कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले लेते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, इससे सर्दियों में प्रचंड और लंबी अवधि हो गई थी। फसलों का उपज काल छोटा हो गया था। इससे क्या है, इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई थी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अब कृषि के बारे में से बताया जा रहा है। कृषि में क्या था, उस समय क्या भूमि कम थी, और भूमि थी भी तो उसमें क्या होता था, और लंबे समय तक क्या ठंडी चलती, तो ठंडी में क्या हो जाता है, भूमि नहीं हो पाती। अगर ठंड में क्या इतनी ज़्यादा मतलब उपज से क्या है, खेती नहीं हो पाती थी, तो क्या किसानों में अत्याचार होता था। किसानों से डायरेक्ट करिए हमें वही कर चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना उपज चाहिए, लेकिन वहाँ ठंड के कारण उपज हो ही नहीं रही, तो किसान पर क्या अत्याचार होते थे। ओके, इस अत्याचार से बचने के लिए किसान क्या है, वनों में क्या चले गए, वनों में शरण ले ली। 11वीं सदी में क्या है, यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया, मतलब गर्मी अब आना स्टार्ट हो गई। औसत तापमान बढ़ गया, जिससे क्या है, कृषि पर अच्छा प्रभाव हुआ।
कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी थी। मिट्टी पर पाले का असर अब कम हो रहा था। पाला कब पड़ता जब ठंड में पड़ता होगे, तो अब गर्मी होने थी तो पाला कम पड़ने लगा। इससे क्या अच्छी खेती होने लगी। ओके, यूरोप में अनेक भागों में वन क्षेत्रों का उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। मतलब क्या है, वहाँ खेती वाली भूमि कम थी, इसलिए क्या है वनों को उजाड़ने लगे, उजाड़ कर क्या है खेत बनाए जाने लगे। ओके, अब भूमि का उपयोग देख लेते थे। शुरुआत में क्या कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम कृषि मतलब पुराने जमाने की कृषि के रूप में अपना कृषि होती थी। ओके, यांत्रिक मदद के रूप से किसान के पास केवल क्या है बैल की जोड़ी चलने वाली एक लकड़ी का हल होता था। मतलब किसान को खेती करने के लिए क्या है एक बैल की जोड़ी होती थी और एक लकड़ी का हल होता था। यह हल केवल क्या है पृथ्वी की सतह पर खुरच ही सकता था। यह भूमि के क्या है प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। ओके, इसलिए क्या है, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। मतलब क्या है आसानी से क्या है जो हल होता था वो नहीं चलता था। ओके, इसलिए क्या है अधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदना पड़ता था। मतलब ऐसा भी स्थिति आ जाती थी कि हाथ से नहीं खोदता था, मतलब बहुत कड़क हो गई थी जमीन, समझ लीजिए बंजर टाइप की थी। इसलिए ऐसा भी समय आता था कि उन्हें हाथ से भी खोदना पड़ता जमीन को। ओके, और उसमें क्या है अत्यधिक मानव श्रम लगता था, इसलिए मानव को ज़्यादा उसमें मेहनत करनी, मानव श्रम उसमें ज़्यादा लगता था। ओके, तो साथ ही क्या है फसल चक्र में एक प्रभावहीन तरीका का उपयोग होता था। भूमि 2 भागों में बांट दिया था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया था इस प्रकार से। ओके, भूमि क्या है उपजाऊ बहुत कम थी क्योंकि क्या है ठंडी ज़्यादा पड़ती थी। तो एक भाग में क्या है शरद ऋतु में गेहूं बोया जाता है, एक भाग में क्या है शरद ऋतु में गेहूं बो दिया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को क्या है खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई भूमि इसमें क्या है कोई भी फसल नहीं बोई जाती थी। लेकिन अगले वर्ष इस भूमि में राई बोई जाती है। मतलब दूसरी वाली में राई बोई जाएगा तो पहली वाली को छोड़ दिया जाएगा, और पहली वाली में कुछ बोया जाएगा और सेकंड वाली को छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे भूमि को ज़्यादा समय मिल जाए और ज़्यादा समय मिलेगा तो उपजाऊ भूमि बन जाएगा, और भूमि उपजाऊ हो जाती तो अच्छी खेती होती थी। इस कारण क्या है इस व्यवस्था के कारण क्या है मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होने लगा और प्रायः क्या अकाल पड़ने लगा। लेकिन इसमें ऐसा भी धीरे अपनाई हुई, लेकिन ये क्या सफल नहीं हुई। इसमें भी क्या है भूमि क्या है बंजर होने लगी और क्या है अकाल धीरे धीरे पड़ने लगा। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बार बार क्या पड़ने लगा, जिससे क्या है गरीबों के लिए जीवन के लिए अत्यंत क्या है दुष्कर हो गया। मतलब क्या है गरीब भी इतनी आसानी से नहीं जी पा रहे थे। आप देख लेते हैं दोस्तों हम नई कृषि प्रौद्योगिकी 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिले। मूल रूप से क्या है लकड़ी से बने हल के स्थान पर अब लोहे के भारी नोक वाले हल और क्या है सांचेदार पटले का उपयोग होने लगा। पहले क्या किसका उपयोग होता था? लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, जिससे क्या है जमीन को खुरेचना आसान नहीं था। ओके, लेकिन अब क्या है लोहे के भारी नोक वाले फल का उपयोग होने लगा, जिससे अब क्या है कृषि में आसानी होगी। ओके, ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटले सही ढंग से क्या है ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्यापक पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को क्या हलों में जोतने के तरीके में सुधार हुआ। गले के स्थान पर अब क्या है जुआ अब मतलब कंधे में बांधा जाने लगा। मतलब पहले जब बैलों में हल बांधा जाता था वो कहाँ बांधा था? गले में बांधा जाता था, लेकिन अब क्या है उनके कंधे में बांधे जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी और घोड़े के खुरों पर अब क्या है लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे क्या है उनके खुर अधिक सुरक्षित हो गए। मतलब पहले क्या है घोड़े दौड़ते थे तो उनके जो खुर होते थे ओके तो वो क्या घिस जाते थे पूरी तरीके से, इसलिए उसमें क्या है अब लोहे की एक नाल लगाने मतलब लोहे की एक पट्टी लगा देती है उनके नीचे खुर में, जिससे वो क्या है खराब ना हो। ओके, कृषि के लिए क्या है वायु और क्या है जल शक्ति का उपयोग होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूर को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित होने लगे। ओके, मतलब ऐसे कारखाने लगे जो जल शक्ति से मतलब वायु शक्ति से चलते थे। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव हुआ। ओके, सबसे क्रांतिकारी 2 खेतों वाली व्यवस्था से अब 3 खेतों वाली व्यवस्था अपनाई गई। पहले क्या होता था 2 खेतों वाली व्यवस्था अपनाई जाती थी, जिसमें क्या है एक खेत में क्या खेती की जाती थी, एक दूसरे को छोड़ दिया जाता था। फिर अगली बार क्या है दूसरे को खेती होगी और पहले वाले को छोड़ दिया जाता है। ओके, जिससे क्या है भूमि और उपजाऊ बन सके। ओके, ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन अब क्या है 3 खेतों वाली एक प्रणाली को अपनाया गया, जिससे क्या है क्रांतिकारी प्रणाली हुई। ओके, इससे ज़्यादा फायदा हुआ। इस व्यवस्था में क्या है कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्षों में अपने खेत का उपयोग कर सकता था। वह शर्त है वह एक फसल में शरद ऋतु में और अब उसके 1.5 वर्ष में दूसरी बसंत ऋतु में बोता था। मतलब अब क्या करता था अब किसान अब दो भूमि में एक साथ क्या है खेती करता था, तीसरी को छोड़ दिया जाता था और अगली बार क्या है 2 खेतों में कृषि करेगा और तीसरी को छोड़ दिया इस प्रकार से। ओके, इससे क्या है उपज में क्या है वृद्धि हो गई। ओके, इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को क्या 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में वह बसंत ऋतु में मटर, सेम और मसूर तथा घोड़े के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरे खेत में क्या पड़ती यानी खाली रखा जाता था।
प्रत्येक वर्ष में वे 3 खेतों का उपयोग बदल बदल कर करते थे। ओके, 3 में से 2 का खेत का उपयोग करते थे, 1 को छोड़ देते, फिर अगली बार किसी 2 का उपयोग करेंगे, 1 को छोड़ देते। ओके, इन सुधारों के कारण यहाँ उत्पादन में अब तेजी से बढ़ोतरी हो गई, भोजन की उपलब्धता 2 गुनी हो गई। ओके, मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग से एक औसत यूरोपियों के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया था। पहले क्या प्रोटीन कमी थी, ओके, लेकिन अब भोजन में क्या अच्छा प्रोटीन मिलने लगा। फलस्वरूप क्या है, कृषकों का बेहतर अवसर मिलने लगा, वे अब क्या है कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन करने लगे हैं। 13वीं सदी तक एक किसान के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ हो गया। मतलब क्या है, पहले लोगों के पास कितने 100 एकड़ के खेत हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है 20 से 30 एकड़ के होते थे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि छोटे खेत होने से क्या है अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उसमें क्या है कम श्रम भी आवश्यकता पड़ती थी। ओके, इससे कृषक को क्या है अन्य गतिविधियाँ करने का समय मिलता। अब छोटा खेत है तो कम समय देना होगा और बाकी समय में क्या है कृषक क्या है अन्य गतिविधियाँ कर सकते थे। इससे इनमें से क्या है कुछ प्रौद्योगिकी बदलावों के कारण अत्यधिक धन लगता था। ओके, कृषकों के पास क्या पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए धन नहीं था। अब देखिए पवन चक्की लग जाएगी तो उससे आसानी होगा, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। ओके, इन मामलों में क्या लॉर्ड द्वारा की जाने लगी। ओके, किसान खेती योग्य भूमि का विस्तार करने लगे। उन्होंने क्या फसलों का 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गाँव में लोहार की दुकानें और भट्टियाँ भी स्थापित की गई। अब देखिए दुकान में क्या लोहार की दुकानें और भट्टियाँ बनने लगी। क्यों बनने लगी? क्योंकि अब देखिए लोहा का प्रयोग अधिकतम होने लगा खेती में। ओके, इसलिए क्या है लोहारों की मांगे बढ़ी। ओके, मतलब लोहार की अब वो होने लगा। ओके, इसलिए क्या है उनकी दुकानें खुली लोहार की, जहाँ पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनने और मरम्मत करने के लिए काम को क्या है सस्ती दरों में किया जाने लगा। हम दोस्तों पढ़ेंगे चौथा वर्ग, है तो 3 ही वर्ग दोस्तों में से आपके मुख्य रूप से, लेकिन चौथा वर्ग भी बन गया था नए नगर और नगरवासी। ओके, तो इसे भी देख लेते हैं। कृषि में विस्तार हुआ और इसके साथ ही क्या है जनसंख्या, व्यापार और क्या है नगरों का भी विस्तार हुआ। यूरोप में क्या है जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, लोगों को बेहतर आहार मिल रहा था, जिससे लोगों का है जीवन अवधि बढ़ रही थी। ओके, 13वीं सदी में एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। मतलब कि अगर पहले नॉर्मल लोग 80 वर्ष जीते थे तो अब क्या है 90 वर्ष जीने लगे। क्यों जीने लगे? क्योंकि अब अधिक उपज होने लगी, अच्छी किस्म के उन्हें प्रोटीन मिलने लगे। ओके, इस कारण से पुरुषों की तुलना में क्या स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी थी, क्योंकि क्या पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उसके नगर उजड़ गए और तबाह हो गए थे, परंतु क्या 11वीं सदी में जब क्या कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुए तो क्या नगर फिर से बढ़ने लगे। मतलब रोमन साम्राज्य में पहले नगर चलते थे, लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो क्या नगर उजड़ गए, लोग क्या गाँव में फिर से रहने लगे। ओके, लेकिन जैसे ही क्या कृषि का विस्तार हुआ, ओके, लोगों की स्थिति अच्छी हुई तो वो क्या है दोबारा नगरों का विस्तार होने लगा। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था उन्हें ऐसे स्थान की महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां से वे उनके उपकरण और अपने कपड़े खरीद सके। मतलब क्या है अब कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा उपज होती थी, बहुत ज़्यादा भूमि थी तो बहुत ज़्यादा उनके पास उपज होती थी। वो ऐसे उन्हें ऐसी महसूस हुआ कि एक ऐसा केंद्र होना चाहिए, बिक्री केंद्र होना चाहिए। ओके, जहां हम अपने एक्स्ट्रा अनाज को क्या है बेच दें और उससे जो पैसा मिले उससे हम अपने क्या है उपकरण या अपने कपड़े खरीद सकें और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सकें। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या है इस जरूरत को कारण छोटे विपणन केंद्र विकास हुआ। मतलब क्या है विपणन केंद्र मतलब मंडी बनने लगी। ओके, अनाज मंडी बनने लगी, जिनमें क्या धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। नगरों में लोग बसे और क्या है यहाँ सुविधाएं मौजूद होती थी। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती थी। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा, मतलब नगरों की हवा एक स्वतंत्र बनाती है, एक प्रसिद्ध कहावत थी। मतलब क्या है पहले गांव में लोग क्या है एक दास के रूप में रहा करते थे। उनकी अभी अपने पहले स्थिति पड़ चुके किस प्रकार से स्थिति, मतलब एक पूरी बहुत बेकार स्थिति, दास के रूप में उन्हें रहना पड़ता था, स्वतंत्र नहीं थे, उन्हें हर बार अपने लॉर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी कुछ भी काम करने के लिए। लेकिन जब शहर में आ जाते थे तो उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं था कि कौन उनका लीडर है, वो स्वतंत्र हो जाते थे। ओके, तो स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अन्य कृषिदास मतलब वही जो क्या है लॉर्ड के अधीन थी, मतलब जिन्हें अपनी शादी भी अगर करनी है तो लॉर्ड की अनुमति से करनी पड़ती थी। ओके, तो ऐसे में क्या है जो ऐसे कृषिदास थे वो क्या है स्वतंत्र, उनकी सबकी स्वतंत्र होने की इच्छा थी। ओके, पहले गुलाम के समान थे। ओके, तो स्वतंत्र रहने के कारण वो क्या है गांव में आ गए। ओके, भाग कर। ओके, तो कृषिदास क्या भाग कर नगरों में छिप जाते थे और अपने लॉर्ड की नज़रों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल होने वाले कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाते थे। नगरों में रहने वाले अधिकतम व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक होते थे या भगौड़े कृषिदास थे, जो क्या है कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे।
दुकानदार और व्यापारी बहुत आयत में थे। बाद में क्या है विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। यह कहा जाता था कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया, मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई कि लगता है कि चौथा वर्ग बन गया है, जो कि एक नगर वाली समाज था। ओके, आर्थिक संस्था का आधार एक श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। श्रेणी मतलब एक वर्ग समूह के। यह एक ऐसी संस्था थी जो क्या है उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। मतलब एक ऐसी संस्था बन गई थी जो क्या है एक मूल्य निर्धारण करती थी। ओके, उत्पादन के मतलब गेहूं पर कितना मूल्य रखा जाएगा, ये सब क्या है, और उसकी क्वालिटी किस प्रकार से होगी, ये सब निर्धारण करता था कौन? श्रेणी। ओके, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानी समारोह के लिए था। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। मतलब सैनिक की व्यवस्था भी थी चारों ओर से नगर के। ओके, जैसे शांति बनी रहे। संगीतकारों को यह प्रतिभोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सायवालों यात्रियों की भी देखभाल करते थे। 11वीं सदी में आते आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित होते चले गए। ओके, होते रहे। मतलब धीरे धीरे क्या है नगर विकास होने लगे। ओके, मतलब नए नए नगर बनने लगे। स्कैंडिनेवियन ने के व्यापारी वस्त्र के बदले क्या है फर या शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिणी की समुद्र की ओर आने लगे। अंग्रेज व्यापारी क्या रांगा बेचने के लिए आते थे। मतलब अंग्रेजों के पास रांगा था। ओके, वो बेचने आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर, मतलब एक स्थान से, मतलब एक शहर, मैनर मतलब शहर समझ लीजिए। या मतलब लॉर्ड के पास एक बहुत बड़ा वो क्या होता है बंगला होता है, जिस पर क्या है पहले मैनर कहा जाता था। ओके, तो उसका पूरे का मतलब एक शहर के रूप में मैनर बसाया था। पूरा गांव मैनर के पास था। ओके, तो एक गांव से मतलब दूसरे गांव में आने लगे। तो ओके, इसलिए दस्तकार आने लगे व्यापार करने के लिए। अब उन्हें एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगने लगा जहाँ क्या है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। फिर उन्हें अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। पहले जो व्यापारी थे वो क्या है एक नगर से दूसरे नगर बेच के, फिर दूसरे नगर से तीसरे नगर, इस प्रकार से अपना व्यापार करते लगे। लेकिन जब व्यापार अत्यधिक होने लगा तो वो क्या एक ही स्थान में रहने लगे। वहीं उन्होंने अपना घर बना लिया और वहीं क्या उत्पादन करते वस्तुओं का, और वहीं अपनी आजीविका चलाते थे। अब क्या अलग अलग नगर में नहीं जाते थे। ओके, जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी का अधिक अमीर और शक्तिशाली हो गए। मतलब व्यापारी क्या है अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे, क्योंकि अब क्या है वहाँ व्यापार बढ़ता गया। ओके, अब पढ़ेंगे काथीड्रल नगर। काथीड्रल नगर क्या है उसे देख लेते हैं। तो काथीड्रल नगर मैं आपको बता दी शॉर्ट में। देखिए, एक यहाँ क्या है नगर चर्च बनने लगी। ओके, नगरों में क्या चर्च बनने लगी। जहाँ चर्च बनती थी, लोग वहाँ बहुत सारे समूह वहाँ आ जाते थे। ओके, और वहीं व्यापार करने लगते, जिससे वहाँ क्या है वहाँ नगर का विकास हो जाता था। ओके, उसी कहते हैं काथीड्रल ओके नगर। ओके, तो चर्च का नाम है काथीड्रल, लेकिन वहाँ जब नगर का विकास हो जाता तो उसी का काथीड्रल नगर कहा जाता था। ओके, अमीर व्यापारियों अपने धन को खर्च करने के लिए चर्चों को दान देते थे। मतलब जब अमीरों के पास अच्छा धन हो जाता था वो क्या है चर्चों में दान करते थे, जिस प्रकार पर मंदिरों में भी दान करते। ओके, 12वीं सदी में फ्रांस में काथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण हुआ। मतलब चर्च को कहते हैं काथीड्रल। ओके, उनका निर्माण हुआ। यद्यपि वे क्या है मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों अपने श्रम, वस्तुओं और क्या धन से उनके निर्माण में सहयोग देते थे। मतलब जिसके पास जैसा सहयोग है, मतलब किसी के पास पैसे नहीं है तो अपना क्या श्रमदान करता था, किसी के पास वस्तु है तो वस्तु दे देता, किसी के पास धन है तो धन दे देता, दान करता था। इस प्रकार से सभी के सहयोग से क्या है चर्च का निर्माण होने लगा। काथीड्रल पत्थर से बने विशाल चर्च होते थे। इन्हें बनाने में अनेक क्या है वर्ष लग जाते, मतलब कई वर्ष लग जाते थे चर्च को बनाने में। ओके, जब इन्हें बनाया जा रहा था तो क्या काथीड्रल के आसपास का क्षेत्र अधिक बस गया, और जब उनका निर्माण पूर्ण रूप से हुआ तो क्या है वहाँ वह स्थान क्या है तीर्थ स्थल बन गया। इस प्रकार उसके चारों ओर छोटे छोटे नगर विकसित हो गए। काथीड्रल को एक ऐसा बनाया जाता था कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई दे। मतलब क्या है पादरी क्या है उपदेश दिया करते थे, तो जिससे उनकी आवाज़ क्या है चर्च से बाहर भी जा सके। ओके, ऐसा उन्हें बनाया जाता था चर्च को। के भिक्षुओं के द्वारा गाए गए गीत भी अधिक मधुर सुनाई देते थे। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर दूर तक सुनाई देती। मतलब ऐसी घंटियां भी बनाई गई जिससे क्या है लोगों को दूर दूर तक सुनाई दे। ओके, खिड़कियों के लिए भी अभिरंजित कांच का प्रयोग किया जाने लगा। एक विशेष प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाने लगा। दिन के वक्त क्या सूरज की रोशनी उन्हें काथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी, और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनियां उन्हें क्या है बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। ओके, अभिरंजित कांच की खिड़कियां पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे। मतलब उनकी जो खिड़की थी उनमें क्या चित्र बनाए गए थे। ओके, चित्र बनाए गए बाइबल में जो कथाएं दी हुई हैं जो उसमें चित्र बनाए थे, जिन्हें क्या अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। मतलब क्या अनपढ़ व्यक्ति थे, अब आप सोचेंगे अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे।
मतलब क्या है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़ तो नहीं सकता था लेकिन वो चित्र के माध्यम से समझ लेता था। ओके, तो जो कांच थे उसमें कांच में क्या चित्र बनाए गए थे। जब भी उसमें क्या है अंदर लाइट जलती थी, मोमबत्ती जलती थी, उसमें उजेला पड़ता था, वो चित्र अलग ही समझ में आ जाते थे, जिससे क्या है अनपढ़ लोग समझ जाते थे कि इसमें किस कथा की बात चल रही है। ओके, हम देख लेते 14वीं सदी का संकट। ओके, 14वीं शताब्दी का संकट क्या था। 14वीं सदी के शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। पहला, उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में तेजी ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाली मौसम छोटे हो गए। ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। मतलब पहले क्या था, पहले क्या गर्मी के ग्रीष्म ऋतु थी तो अधिक समय मिल जाता था खेती करने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा समय आ गया कि इसमें क्या है अधिक समय कैसे होने लगा, अधिक ठंडी पड़ने लगी, जिससे क्या है पाला पड़ने लगा और क्या है खेती बर्बाद होने लगी। इससे क्या है खेती में क्या है बहुत हानि हुई। तो पैदावार क्या है छोटे मौसम में होने लगी। ओके, तूफानों और बाढ़ों के अनेक फार्मों के प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या है सरकार को करों और द्वारा कम आमदनी हुई। मतलब कर अब कम मिलने लगे क्योंकि अब क्या है खेती कम होने लगी। भूमि का उपजाऊपन भी कम हो गया। ऐसा उचित भू संरक्षण के अभाव से ऐसा हुआ। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या भी कमी आई। ओके, जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि क्या है उपलब्ध संसाधनों कम पड़ने, मतलब जनसंख्या की वृद्धि हुई, संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही, जिससे क्या है संसाधन कम पड़ने लगे और ऐसे में क्या है अकाल की स्थिति बन गई। मतलब खेती भी नहीं हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि है, तो ये सब किसके लक्षण है, अकाल पड़ने। ओके, 1315 से 1317 के बीच यूरोप में क्या भयंकर अकाल पड़ा। इसके पश्चात क्या 1320 के दशक में पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और सार्विया की चांदी की खानों में क्या है उत्पादन में कमी के कारण क्या है धातु मुद्रा में भारी कमी आई। मतलब पहले प्योर चांदी का सिक्का चलता था लेकिन अब क्या है चांदी की कमी हो गई, जिसके कारण क्या व्यापार में प्रभावित हुआ। इसके कारण क्या है सरकार ने मुद्रा में क्या है चांदी की शुद्धता को घटाकर उसमें क्या है सस्ती धातुओं का मिश्रण करने लगे। ओके, 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, दूर देशों में से व्यापार करने वाले बहुत यूरोपियन तटों में आने लगे। मतलब फिर धीरे धीरे भी विकास हुआ, दूसरे देश के यूरोपीय लोग क्या है यूरोपीय तटों में आने लगे। ओके, जिन्हें क्या है पोत कहा जाता, मतलब व्यापारियों क्या है पोत कहा जाता। पोतों के साथ साथ चूहे भी आए। ओके, मतलब उनके नाव में चूहे भी आ जाते थे। ओके, अब चूहे से एक बीमारी फैलती है जिसे कहते हैं प्लेग। ओके, ब्यूरोवियन प्लेग जैसे महामारी का संकट भी क्या है लाए। ओके, मतलब चूहे भी अपने साथ, अब चूहे जब वहाँ आएंगे तो उससे क्या है चूहे की बीमारी फैलने लगी। ओके, जिसे कहते हैं प्लेग। अब प्लेग पूरे यहाँ फैल जाता। पश्चिमी यूरोप में क्या है 1347 और 1350 के मध्य क्या है महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मतलब क्या पूरी तरह से प्लेग फैल गया। व्यापार केंद्र से होने के कारण नगर में सबसे अधिक प्रभावित हुए। मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग से चपेट में आ जाता था तो सबको इससे क्या है बीमार होने की देर नहीं लगती थी। मतलब क्या है ये कोरोना वायरस की तरह था, जिस प्रकार से कोरोना एक व्यक्ति को होता था और उसके संपर्क में सभी लोगों को हो जाता था, इसी प्रकार प्लेग भी था। ओके, और प्लेग इससे भी तेज था। लगभग क्या है प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बच पाता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में से 730 लाख से घटकर 1400 में क्या 750 लाख हो गई। मतलब जनसंख्या कितनी थी 730 लाख थी, लेकिन अब 1400 में कितनी हो गई 750 लाख हो गई। मतलब इतनी जनसंख्या निपट गई कैसे प्लेग के कारण। ओके, महाविनाश के कारण। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से जुड़ने से व्यापार सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। अब इतनी सारे जब लोग निपट गए तो जब मजदूरों की कितनी सारी बहुत ज़्यादा कमी हो गई। ओके, कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोग भी क्या है भारी कमी आई। मतलब क्या है कृषि उत्पादन में जो लोग करते थे अब तो लोग ही नहीं रहेंगे, तो कृषि उत्पादन भी कहाँ से होगा, ना व्यापार होगा। ओके, खरीदारों की कमी के कारण क्या कृषि उत्पादों की मूल्य में कमी आ गई। प्लेग के कारण इंग्लैंड में मजदूर, विशेषकर कृषि मजदूर क्या है भारी मांग के कारण मजदूरों की दरों में क्या है 250% की वृद्धि हो गई थी। बचा हुआ श्रमिक बल भी अपनी क्या है पुरानी दरों से 2 गुना मांग करने लगा। अब देखिए इतनी सारी जनसंख्या घट गई, जितने लोग बचे गए हैं तो अब क्या है दोबारा नई जिंदगी शुरुआत करेंगे, दोबारा कृषि करेंगे, तो लोग कृषिकों की आवश्यकता पड़ी। अब कृषिकों की संख्या कम थी। ओके, तो उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई। जो कृषक 100 रुपये लेता था अब वो क्या है 200 रुपये लेने लगा, 200 से 250 रुपये लेने लगा। उसकी मतलब 2 गुनी हो गई। ओके, कीमत बढ़ गई। अब देखेंगे हम सामाजिक असंतोष, जो कि सामाजिक असंतोष तो फैला गई जब इतना क्या है महाविनाश होगा। तो लाड़ की आमदनी में बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब लाड़ आमदनी बुरी तरह से क्यों प्रभावित हुई, क्योंकि अब खेती नहीं होती थी। अब खेती करने वाले जो लोग मिलते भी थे बहुत ज़्यादा पैसा मांग करते थे। ओके, अभिजात वर्ग की आमदनी घटने का मुख्य कारण था मजदूरों की दरों में बढ़ना। ओके, कृषि संबंधी क्या है मूल्यों में गिरावट थी। निराश से लॉर्ड उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ना दिया
जिन्हें हाल में ही उन्हें अपनाया था, उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित किया। पहले क्या होता ज़बरदस्ती क्या उनसे बंधुआ मजदूरी कराई, मतलब पैसे भी नहीं देना और ज़बरदस्ती क्या है बलपूर्वक उनसे काम कराया जाता था, डरा कर काम कराया जाता मजदूरों से। ओके, तो लॉर्ड ने सोचा कि हम इन्हें पैसे भी दे रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, ओके, मतलब ज़्यादा पैसों की मांग कर रहे हैं, तो दोबारा से क्या है पुरानी जो प्रथा प्रचलित है उससे दोबारा प्रचलित किया जाए, मतलब दोबारा से ज़बरदस्ती क्या है अब खेती कराई जाए। इसके बाद क्या कृषकों और खासकर पढ़े लिखे और श्रमबद्ध कृषकों में क्या हिंसक विरोध हुआ, मतलब क्या है अब कृषकों ने विरोध कर दिया कि उनसे ज़बरदस्ती अब दोबारा की पहले की तरह क्या बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। तो 1323 में कृषकों ने क्या है फ्लैंडर्स में और 1358 में फ्रांस में और 1381 में क्या है इंग्लैंड में विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। ओके, इन विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक अब पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब पिछली सदियों में मतलब जैसा कि उन्होंने पहले गुलाम थे, धीरे धीरे वो आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, अपना काम स्वयं करने लगे, अब अच्छी स्थिति में आ गए, अब दोबारा वो क्या गुलाम नहीं बनना चाहते थे। ओके, इसलिए उन्होंने क्या विरोध किया लगातार। अब उन्होंने सोच लिया कि अब दोबारा हम पहले तरह गुलाम की तरह काम नहीं करेंगे। तीव्र दमन के बावजूद भी क्या कृषकों ने विद्रोह की तीव्रता को सुनिश्चित कर दिया और पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अब दोबारा क्या जो जिस प्रकार से काम किया जाता था अब वैसे दोबारा हमसे काम नहीं कराया जा सकता। धन अर्थव्यवस्था मतलब क्या है मनी इकोनॉमी काफ़ी अधिक विकसित थी जिससे पलटना नहीं जा सकता। इसलिए क्या है यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे परंतु क्या है कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब दोबारा गुलामी के पुराने दिन क्या है नहीं फिर से लौटने नहीं देंगे। ओके, 15वीं और 16वीं सदियों में क्या है यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय क्या होने वाले आर्थिक बदलावों के समान थे। इतिहासकारों ने इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में क्या है मतलब अब नए नए शासक आने लगे इस समय। ओके, फ्रांस में कौन आए? ल्यूई 11वें आए। ऑस्ट्रेलिया में कौन आए? ऑस्ट्रिया में आए मैक्स मिलन। इंग्लैंड में आए हेनरी, ओके जी सप्तम। और स्पेन में आए ईसाबेल और फर्डिनेंड, जी सब क्या नए नए शासक हुए। ओके, अलग अलग स्थानों में। यह सभी निरंकुश शासक थे, मतलब जितने भी शासक थे निरंकुश थे, मतलब ये अपनी मनमानी करते थे। जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय एक प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ओके, स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार कर नई संभावनाओं की शुरुआत की। ओके, 12वीं और 13वीं सदी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब यहाँ एक राजा अब होने लगे। ओके, उसके नीचे कौन थे? जागीरदार और सामंतशाही। ओके, जागीरदार सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलय और आर्थिक विकास की धीमी गति इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका था। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए एक कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर क्या बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। करों को मतलब उन्होंने क्या कर नहीं लिया, मतलब कृषकों से अब कर नहीं लेते थे राजा, बल्कि उनसे क्या सैनिक सहायता मांगते, मतलब सेना में भर्ती हो जाओ ये कहते थे। ओके, करों को बढ़ाने से शासकों को क्या है पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ जिससे क्या है वे पहले से बड़ी सेना रख सकते थे, लेकिन थोड़ा कर बढ़ाए। ओके, जिससे क्या है ये अब क्या है पर्याप्त सेना रख सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया और तथा राज सत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया। अभिजात वर्ग इसका विरोध करते थे। राज सत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। ओके, इंग्लैंड में क्या है विद्रोह हुआ जिनके 1497 में, 1536 में, 1547 में, 1549 में और 1553 में दमन कर दिया। मतलब जो भी विद्रोह होते थे राजाओं ने क्या है दमन कर देता था उन विद्रोहों का। फ्रांस ली ने क्या है इतने में इस ईस्वी में ड्यूक लोगों और क्या है राजकुमारों के विद्रोह में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अभिजातों और क्या है स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्तियों में जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक चतुरतापूर्वक परिवर्तन लाया। मतलब क्या है अभिजात वर्ग भी पहले जो किसान लोग क्या है राजाओं का विरोध करते थे, उनके नियमों का विरोध करते थे। ओके, कर अगर वृद्धि कर देती थी तो किसान का विरोध करते थे। ओके, तो अभिजात वर्ग ने सोचा अगर हम भी क्या है राजा का विरोध करते हैं तो राजा क्या है इनको तो दवाई देना है जो आंदोलन हो रहा है, इसने इससे सही है कि क्या है राजा के साथ मिल जाया जाए तो फायदा होगा। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक चतुरतापूर्ण क्या है नीति अपनाई। नई शासन व्यवस्था में विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने क्या जल्दी ही क्या है राजभक्तों में अपना बदल लिया। मतलब उन्होंने दर्शाया कि हम विरोधी नहीं है राजा के, हम तो राजभक्त हैं, राजा के साथ हैं। ओके, इस कारण क्या है शाही निरंकुशता को समाजवाद का परिकृत रूप माने जाने लगा। ओके, मतलब क्या है अभिजात वर्ग ऊंचे वर्ग है वो भी क्या है राजा के साथ मिल गए। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों
से बना हुआ था। 1614 में बालक शासक लुई ने शासनकाल में फ्रांस में परामर्शदाती सभा, जिसे क्या है एट्रटस जनरल कहते थे, जिसमें 3 सदन जो क्या है तीनों वर्गों के पादरी, अभिजात वर्ग और क्या है अन्य प्रतिनिधित्व पद होते थे का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों में 1789 तक इसे क्या है फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा नहीं करना चाहते थे। मतलब सभी वर्ग का ये सहमति हुई कि क्या है एक कानून के रूप में बनाया जाए, एक कानून रूप में बनाया जाए और सभी मिलकर क्या है मतलब पूरे अपने राज्य को चलाएं। ओके, तो लेकिन फिर इसमें ये भी निर्णय लिया गया कि क्या है समय समय पर मतलब कुछ सालों में हर साल में एक सभा बुलाई जाएगी, जिसमें क्या है आगे के निर्णय किस प्रकार से लिए जाने, कैसे कानून बनाए जाने हैं, कैसे विकास होना है, इन सब की बातें होंगी, सब मिलकर करेंगे। ओके, पादरी भी तीनों वर्ग मिलकर करेंगे। ओके, साथ ही राजा मिलकर करेगा। लेकिन राजा चाहता था कि मैं केवल मेरा ही अंडर मेरे सब कुछ चले। ओके, ये 3 वर्ग हैं, जो अभिजात वर्ग है, पादरी वर्ग हो गया और ये किसान वर्ग हो गया, ये सब इसमें मतलब ये नीचे ही रहे और राजा ऊपर ही रहे। ओके, इसलिए राजा ने क्या किया, ये सब सभाएं नहीं बुलाई। ओके, उसने नियम तोड़ दिए। इंग्लैंड में नॉर्मल विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी क्या है कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई। पार्लियामेंट मतलब बनाना चाहते थे। ओके, जिसमें क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और क्या है पादरी थे। हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम ने क्या पार्लियामेंट को बिना बुलाए क्या 11 वर्ष तक शासन किया। मतलब पार्लियामेंट को नहीं बुलाया, मतलब जो उन्होंने कहा था कि हर साल बुलाया जाएगा, उन्होंने 11 साल तक उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं बुलाया। एक बार क्या जब धन की आवश्यकता पड़ी, मतलब एक बार राजा को धन की आवश्यकता पड़ी, तो धन कौन देता था, अभिजात वर्ग देता था, पादरी भी सहायता करते थे, किसान हो सके तो वो भी सहायता करते थे। ओके, लेकिन अब इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो नहीं याद आ गई कि भैया पादरी की, अभिजात वर्ग की, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, तो उसे बुलाने के लिए को बाध्य हुए। ओके, तो उन्हें मजबूरन बुलाना पड़ा पार्लियामेंट को। ओके, पार्लियामेंट का एक भाग उनके विरोध में हो गया। बाद में उसे क्या है प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। ओके, लेकिन उनके जो लोग विरोध में आ गए तो राजा ने उनको क्या है निपटा दिया। ओके, इसलिए गणतंत्र की स्थापना हो गई। परंतु यह व्यवस्था दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र पुनः स्थापित हो, राजतंत्र मतलब राजशाही दोबारा स्थापित हो गई। ओके, लोकतंत्र नहीं बन पाए, गणतंत्र नहीं बन पाए। ओके, परंतु इस शर्त पर पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाने लगी कि ओके, मतलब ये शर्त की थी, क्या शर्त थी राजतंत्र की, कि पार्लियामेंट लेकिन लगातार बुलाई जाएगी। ओके, वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है, इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र। ओके, इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशा को अपनाया। ओके, तो इस प्रकार से अपना दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लॉन्ग चैप्टर था आपका 3 वर्ग। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। कंप्लीट नोट्स आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। साथ ही डाउट भी है वो भी क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।